हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आपके लिए आज मैं कॉम्बो ऑफर लेकर आया हूं। हाई स्कूल के पेपर में पूछे गए आंसर पेपर में मैं जो ट्रांसलेशन और ग्रामर का क्वेश्चन है उन दोनों को ही इस वीडियो में लेकर आया हूं। इस एक ही वीडियो में मैं आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों के विषय में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, चलिए सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पे नए हैं, जो इन वीडियो को देखने से चूक जा रहे हैं, उनको आप इस वीडियो को मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। बहुत से विद्यार्थी न जानने के अभाव में इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं और वो उनका ज्ञान जो है अधूरा रह जा रहा है। इसलिए उनको भी इस मेरे चैनल को शेयर करते रहिए और प्रतिदिन मेरे वीडियो से आप जुड़े रहिए। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, ग्रामर का पहले क्वेश्चन इसमें लिखा गया है। देखिए ग्रामर का क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है 4 से। तो 4 का जो ए है ये आपका, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच का, जिसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, आइए देखते हैं। आई सेड टू मी, आई सेड टू देम है, मी बोल दिए हैं। आई सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, गुड बाय फ्रेंड्स। और लास्ट में देख रहे हैं आप यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, अर्थात संबोधन का चिन्ह लगा है। तो देखिए इसका मतलब ये है, ये गुड बाय माय फ्रेंड्स मतलब जो दिया है यहाँ पर, ये जो वाक्य है आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेड टू को किस में बदलते हैं, कंजक्शन का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। तो आइए इसको जानते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड टू को हम बदलते हैं बेड में। कब बेड में बदलते हैं, जब वाक्य गुड बाय या गुड नाइट या बाय बाय से शुरू होता है तब बदलते हैं। बाकी के लिए अलग का रूल है, उसको भी मैं अगले वीडियो में बताता रहूंगा। जिस प्रकार से सेंटेंस आएंगे उस प्रकार से मैं आपको ज्ञान जो है वो साझा करता रहूंगा। तो देखिए यहाँ पर सेड टू आया है, तो सेड टू को बेड में बदल दिया गया है। बेड में इसलिए बदला गया है क्योंकि यह रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी ये वाक्य जो है गुड बाय से शुरू है। तो गुड बाय वाले वाक्यों को बदलने के लिए हम सेड टू को बदल देते हैं किसमें, बेड में। बाकी देखिए यहाँ पर देम लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखिए फिर से कॉमा लगा हुआ है गुड बाय के बाद और लिखा गया है फ्रेंड्स। इसका मतलब यह है, ये जो फ्रेंड्स शब्द जो आया है, ठीक है, यह वोकेटिव केस में आया है। वोकेटिव केस क्या है, वोकेटिव केस को हम हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर ये जो आई है ये किसको संबोधित करते हुए मतलब गुड बाय बोला है, तो किसको संबोधित करते हुए बोला है, अपने मित्रों को संबोधित करते हुए बोला है, अपने फ्रेंड्स को संबोधित करते हुए बोला है। वो बोला है क्या, आई सेड टू देम गुड बाय फ्रेंड्स। मतलब क्या, इसको जब हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो सेड टू को बेड में बदल देंगे। और जब वोकेटिव केस में कोई अगर नाउन आया रहता है जिसको हम संबोधित करते हुए कुछ कहे रहते हैं, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देम के स्थान पर हम किसको लिख दिए हैं, फ्रेंड्स को। लेकिन वो किसके फ्रेंड हैं, मतलब आई के फ्रेंड हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है माई फ्रेंड। तो क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट, आई बेड माई फ्रेंड, बचा क्या, गुड बाय। तो इस प्रकार के सेंटेंस में गुड बाय मतलब गुड नाइट, ये जो भी चीजें आती हैं इनको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं लगता है। और देखिए यहाँ पर ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया था, अर्थात संबोधन का चिन्ह, भी हम हटा देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये हो गया, तो क्या हो गया आपका, आई बिड माई फ्रेंड्स गुड बाय, अर्थात मैंने अपने मित्रों को क्या बोला, गुड बाय बोला, मतलब अलविदा
बोल दिया। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी को मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन तो दे दिया हूं, लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन नंबर बी जो है आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको इसे बदलना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस में आया हुआ वाक्य क्या है, दिया है आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे। आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे, कल मैं एक शब्दकोश खरीदा। डिक्शनरी का मतलब होता है विद्यार्थियों शब्दकोश, और यहाँ पर ये जो बॉट है ये आपके बाई का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब वाक्य में जब सेकेंड फॉर्म आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो पहले देखिए इसमें वर्ब के बाद जो आया है वही तो ऑब्जेक्ट होगा। बहुत से बच्चे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं पहचानते, वे जानते हैं जो बिगिनिंग में आया है, जो प्रारंभ में आया है वो सब्जेक्ट है, और जो लास्ट में आया है वही ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का निर्धारण कौन करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का निर्धारण आपका मेन वर्ब करता है। यानी मेन वर्ब के पहले आया हुआ जो है वो हम सब्जेक्ट कहते हैं उसे, और मेन वर्ब के बाद जो आया है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बॉट जो आपका मेन वर्ब है, इसी के बाद दिया हुआ है डिक्शनरी। तो ये जो डिक्शनरी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर पहले हम ऑब्जेक्ट के रूप में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और डिक्शनरी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है और डिक्शनरी। अब चूंकि ऑब्जेक्ट को तो हम सब्जेक्ट बना लिए, लेकिन देखिए अब क्या करेंगे, अब हम टेंस का परिवर्तन करेंगे। मतलब कोई भी टेंस जो है पैसिव वॉइस बनाते समय अपने अगले टेंस में चला जाता है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है तो कहां जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसका मतलब क्या, पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रियाएं अर्थात हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए डिक्शनरी और डिक्शनरी जो है एक है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग हो गया, वाज का। उसके बाद जो बॉट का सेकेंड फॉर्म है वही बॉट का थर्ड फॉर्म भी होगा। तो देखिए यहाँ पर बॉट जो है सेम लिखा गया है, थर्ड फॉर्म भी चूंकि उसका वही है। बाकी जो आपका एडवर्ब है एस्टरडे, इसको हम थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत लिख लिए हैं। उसके बाद लास्ट में बाई और सब्जेक्ट को लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे बाई हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, आई था। इसको जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो बदल जाएगा किसमें, मी में। तो देखिए ये जो है आई बॉट और डिक्शनरी एस्टरडे जो एक्टिव वॉइस में लिखा गया था, इसको हम पैसिव वॉइस में बदले हैं। तो ये क्या बदल गया है पूरा, अ डिक्शनरी वाज बॉट एस्टरडे बाय मी। तो देखिए पैसिव वॉइस भी मैं आपको बड़ी ही आसान तरीके से बता दिया, आपको पूरी तरीके से समझ आ रहा होगा। ये मेरा 100% क्या है, गारंटी है, ये पूरी तरीके से आपके समझ में आएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सी है, और सी क्वेश्चन जो है उसमें करना क्या है, तो सी जो है देखिए आपका लिखा गया है रीऑर्डरिंग करना है। क्या करना है, रीऑर्डरिंग करना है। रीऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है, रीऑर्डरिंग का मतलब होता है पुनः व्यवस्थित करना। मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, ये क्या नाम है, एक वाक्य दिया रहेगा और वह इधर का उधर उसमें शब्द दिया रहेगा, जिसको आप एक निश्चित सीक्वेंस में करते हुए उसको सही करके लिखते हैं, जिससे वह एक सेंटेंस बन जाता है। तो आइए देखते हैं, रीऑर्डर करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होता है, कोई भी वाक्य हो उसको रीऑर्डर करने के लिए सबसे पहले अगर असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है तो पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इसमें देखिए दिया था सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर बी, तो पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या था, वी था। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया वी, और वी के बाद हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए और मेन वर्ब चाहिए। तो देखिए यह वाक्य जो है, यह जो रीऑर्डर करने के लिए दिया गया है, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे आधारित है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या दिया था, शुड दिया था। तो हम क्या किए, शुड को ज्यों का त्यों लिख दिए। उसके बाद क्या है, ये हमारा शुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी है, सब्जेक्ट हो ही गया। तो सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे आपका
क्या था, वर्क हार्ड था। तो देखिए आप लिखा गया वर्क हार्ड, बचा क्या, बचा दो चीजें, फॉर और सक्सेस। तो यहाँ पे लिख दिया गया फॉर सक्सेस। इसका मतलब क्या, इस वाक्य का मतलब था वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, यानी हमें सफल होने के लिए, यानी हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ये देखिए रीऑर्डरिंग भी मैं आपको करके बता दिया, यानी अब पूरा ग्रामर का जो क्वेश्चन था, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो, या रीऑर्डरिंग का हो, या पैसिव वॉइस का हो, एक्टिव वॉइस का हो, इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी के तरफ, और डी जो है क्या है, ट्रांसलेशन है। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा गया है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी एक हिंदी का पैराग्राफ दिया रहता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है। देखिए इसमें दिया है पैराग्राफ में जो ट्रांसलेशन करना है, हिंदी में दिया क्या है, चलिए इसको देखते हैं, एक एक वाक्य करके देखते हैं। परीक्षा में कभी भी, ठीक है, पूरा मतलब देखकर नहीं बनाना चाहिए, एक एक वाक्य को टच करना चाहिए। लेकिन पहले जो है, ठीक है, बनाने से पहले कई चीजें मतलब मुख्य बातें ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या, पहले देखना चाहिए कि वाक्य किस प्रकार का है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है कि क्या है, किस टेंस का है, और उसमें सब्जेक्ट कौन सा लगेगा, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है रामलाल मेरी कक्षा का होनहार विद्यार्थी है। रामलाल मेरी कक्षा का होनहार विद्यार्थी है। अब देखिए विद्यार्थियों, अंत में आयत हमको मिला है, और इसके पहले हम देख रहे हैं तो कोई मेन वर्ब नहीं दिया है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब किसी वाक्य में कोई वर्ब नहीं दिया रहता है, कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, तो क्या होता है, वो कोई टेंस नहीं होता। तो जब वर्ब नहीं तो टेंस नहीं, तो जिस वाक्य में वर्ब नहीं और टेंस नहीं, तो ऐसे वाक्यों को हम बनाते हैं इज, एम, आर, वाज, वर की सहायता से। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो हमको पता चल गया कि कोई टेंस नहीं, इज, एम, आर लगेगा। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, रामलाल है। बहुत से विद्यार्थी क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं जानते हैं कि वाक्य में क्या है, उनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढने में कठिनाई होती है। तो आज आपको मैं बता दे रहा हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करने का एक रामबाण तरीका है। तो देखिए रामबाण तरीका क्या है, यहां लिख कर बता रहा हूं आपको। यदि आपको सब्जेक्ट किसी वाक्य में प्राप्त करना है, तो आप उस वाक्य में प्रश्न कर लीजिए, किससे, कौन से, तुरंत आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए हम प्रश्न कर रहे हैं अभी इस वाक्य में, मेरी कक्षा का होनहार विद्यार्थी कौन है, तो मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, कौन है, रामलाल है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए वाक्य में प्रश्न कर लीजिए, किससे, क्या से। तो क्या से जब आप प्रश्न करेंगे वाक्य में, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब देखिए इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो मैं इसमें आपको करके बताता, लेकिन देखिए एक एग्जाम्पल की तरह से बता दे रहा हूं कि देखिए क्या एग्जाम्पल है। अगर कहा जाए वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो आप इस वाक्य में अगर प्रश्न करेंगे कि वह क्या खाता है, तो क्या खाता है, आम खाता है। इसलिए आम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें बस क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्रामर का हर एक पहलू मैं आपको बता दूंगा, और आप क्या कहेंगे, आपका बल्ले बल्ले हो जाने वाला है। आने वाले टाइम में आप बहुत ही शानदार तरीके से ग्रामर और ट्रांसलेशन के टॉपिक को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब रामलाल सब्जेक्ट हमको मिल गया, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई टेंस नहीं है। तो देखिए इसको हम शुरू कैसे करेंगे, लिखा गया है रामलाल, आ जाएंगे अंतिम में, कोई भी वाक्य हो दुनिया का, ठीक है, सब्जेक्ट लिखिए, आ जाइए अंतिम में। तो देखिए रामलाल हो गया, अंतिम में तो कोई टेंस नहीं था, अंतिम हमको क्या मिल रहा है, तो है के लिए क्या लिखा गया है, इज, है के लिए क्या लिखा गया है, इज।
अब हम क्या करते हैं, निरंतर इधर से तो बढ़ते हैं, लेकिन कुछ शब्द जो होते हैं एक दूसरे के मेहमान होते हैं। एक दूसरे के मेहमान का क्या मतलब, मतलब ये जो शब्द होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो देखते हैं अब शब्द जहां से जुड़े हुए हैं, कितने शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, उतने शब्दों को हम क्या करते हैं, मतलब वहां से लिखते हैं जहां से क्या किए हैं, जुड़े हुए हैं। तो देखिए अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इधर से बढ़ेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी तो था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये विद्यार्थी कैसा विद्यार्थी है, होनहार विद्यार्थी है। तो होनहार का मीनिंग क्या होता है, ब्रिलियंट, और विद्यार्थी का मीनिंग हो गया स्टूडेंट। तो क्या लिखा गया है, रामलाल, अंतिम में तीज हो गया। अब इधर से बढ़ेंगे तो विद्यार्थी के साथ होनहार भी है, तो दोनों को लेना पड़ेगा। इसलिए हम जब ब्रिलियंट स्टूडेंट लिखेंगे उससे पहले हम यहाँ ए लगा देंगे, अ लगा देंगे। क्यों, क्योंकि रामलाल एक ही विद्यार्थी है, इसलिए एक आया हो वाक्य में या न आया हो, आप अ का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, चलिए धड़ाधड़ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रामलाल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यहाँ तक आ गए हम। और फिर इधर बढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है, का, तो का के लिए लगाया है हम ऑफ। का के की का मीनिंग होता है ऑफ, तो क्या हो गया ऑफ। और फिर इधर बढ़ेंगे तो क्या मिला, कक्षा, लेकिन किसकी कक्षा, मेरी कक्षा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया हमारी क्लास। इसका पूरा सॉल्यूशन क्या रहा, रामलाल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। एक लाइन आपका हो गया बड़ी ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है उसमें अनेक गुण हैं, उसमें अनेक गुण हैं। देखिए अब विद्यार्थियों ये जो वाक्य है अलग टाइप का है, ये वाक्य क्या बता रहा है, उसमें अनेक गुण है, मतलब क्या, ये वाक्य जो है पास का अर्थ रखता है। देखिए जब किसी भी हिंदी वाक्य में पास का अर्थ कोई वाक्य रखता है या पास शब्द आता है तो उसके लिए हम तीन चीज का प्रयोग करते हैं, हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं, और अकॉर्डिंग टू किसके, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हैड का प्रयोग करें, हैज का कि हैव, इसको देखने के लिए हम आते हैं अंत में। तो अंत में क्या है, तो जो प्रेजेंट में रहता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। तो देखिए यहाँ पे दिया है उसमें, तो उसमें का मतलब वह, यानी उसके पास अनेक गुण हैं, उसमें अनेक गुण है का मतलब क्या, उसके पास अनेक गुण हैं। तो इस प्रकार से देखिए क्या है, ही हो गया, हैज हो गया, बचा क्या, अनेक गुण। तो अनेक का मीनिंग होता है मेनू, मेनी, और लास्ट में क्या आ गया, गुण। गुण का मतलब क्वालिटी, लेकिन गुण कितने थे, अनेक थे। तो यहाँ पे जब गुण को प्लूरल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वालिटीज हो जाएगा। तो देखिए हो गया, ही हैज मेनी क्वालिटीज, उसमें अनेक गुण है। ये देखिए दूसरा लाइन भी फाइनल हो गया बहुत ही आराम से। अब तीसरे लाइन पे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरे लाइन पे क्या दिया गया है, क्या लिखा गया है, वह बहुत ही नियमित, समयनिष्ठ तथा परिश्रमी छात्र है। अब देखिए इसके भी अंतिम में हमारे हमको है मिला, इसके पहले देख रहे हैं तो कोई भी वर्ब नहीं है, तो कोई वर्ब नहीं तो कोई टेंस नहीं। देखिए अब फिर कोई टेंस नहीं है, तो जब कोई टेंस नहीं रहता तो इज एम-आर वाज वर से फिर से क्या करेंगे, बना लेंगे। तो देखिए क्या दिया है, अब सब्जेक्ट के पास वह है, तो वह का लिखा गया है ही। अंत में आएंगे तो अंत में क्या दिया है, तो है के लिए लिख दिया गया इज। अब इधर से बढ़ेंगे तो इधर से बढ़ेंगे तो देखिए पहले ही बता चुके हैं स्टूडेंट्स आपको, जो शब्द एक दूसरे के मेहमान होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन सभी मेहमानों को क्या करते हैं, एक ही नाम बुलाते हैं, अन्यथा दूसरा वाला जो मेहमान होगा ना वो नाराज हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, किसी भी मेहमान को नाराज नहीं करना है। इसलिए देखिए इधर से जब हम बढ़ेंगे तो क्या है, यहाँ पर दिया है छात्र, लेकिन इससे जुड़ा है क्या, परिश्रमी। अब इससे जुड़ा क्या है, तथा, इससे जुड़ा है निष्ठ, उससे जुड़ा है समय, नियमित ही, इसका मतलब क्या, ये सभी के सभी जो शब्द हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेशन रखते हैं। तो जहां से रिलेशन रखते हैं अब हम वहां से बढ़ते तो लास्ट से हैं, लेकिन उनका रिलेशन
ट्रांसलेशन जहां से है वहां से हम क्या करते हैं, शब्दों को स्टेप बाय स्टेप सीधा करके लिखते हैं। तो सीधा करते हैं, देखिए इसको बड़ी आसान तरीके से। तो देखिए ही हो गया, अंत में आया तो इज हो गया। अब हम यहां से लिखेंगे तो बहुत ही का क्या हो गया, वेरी। बचा क्या, नियमित। तो नियमित का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, रेगुलर होता है, रेगुलर। बचा क्या, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो हम भी कॉमा लगा दिए हैं, ठीक है। तो हो गया ही इज वेरी रेगुलर, कॉमा। बचा क्या, समयनिष्ठ। तो समयनिष्ठ का मतलब क्या, विद्यार्थी जब हिंदी में क्या करता है, हिंदी के पैराग्राफ में अगर साहित्यिक हिंदी दे देता है तो विद्यार्थी उसे छोड़ के चले आते हैं, उनको समझने का कोशिश करना चाहिए। देखिए समयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो समय का पाबंद हो, जो समय का कीमत जानता हो, एक भी मिनट लेट न होता हो, उसको हम समयनिष्ठ कहते हैं। मतलब क्या, समयनिष्ठ का मतलब हो गया समय का पाबंद। तो समय का पाबंद का जो मीनिंग होता है वो होता है पंक्चुअल। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है पंक्चुअल, ये हो गया समयनिष्ठ के लिए। बचा क्या, तथा। तो तथा के लिए हो गया एंड। बचा क्या, परिश्रमी छात्र। तो परिश्रमी का मीनिंग होता है लेबोरियस। अब छात्र के लिए लिखा गया है स्टूडेंट। देखिए कितना आसान तरीके से होता जा रहा है, एक एक वर्ड मीनिंग को लिखते जाइए, आपका ट्रांसलेशन फाइनल हो गया। उसमें डरने की सहमने की कोई बात नहीं है। अब देखिए यहां तक हम बना दिए बड़ी ही आसानी तरीके से। अब देखिए अब अगला लाइन है, वह पुस्तकें देकर निर्धन छात्रों की सहायता करता है। वह पुस्तकें देकर निर्धन छात्रों की सहायता करता है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के लिए हो गया ही। अब हम अंत में आएंगे तो अंत में देख रहे हैं आप, है तो आया है, तो इसके लिए अब हम इज नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसके पहले देखिए आपको वर्ब मिल गया। तो जब वर्ब नहीं तब तो टेंस नहीं, अब तो वर्ब आ गया। तो जब वर्ब आ गया तो कोई टेंस होगा। तो देखिए वर्ब क्या है, सहायता करना। सहायता करना के अंत में देखिए क्या आया है, ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इधर से जब बढ़ेंगे तो सब एक में ले लेंगे। सहायता करता है, तो सहायता करना का मीनिंग होता है हेल्प। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का तो वर्ब भी होता है सिंगुलर नंबर का। देखिए पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं, वर्ब जो होते हैं पहले से प्लूरल नंबर में होते हैं, उनको सिंगुलर नंबर में कब बनाया जाता है, कब ऐसा यस लगाया जाता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है तभी वर्ब को बदला जाता है, अन्यथा उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का तो वर्ब तो ऑलरेडी प्लूरल नंबर का होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बदलाव क्यों किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर का तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर नंबर का। ये था क्या, प्लूरल नंबर। इसलिए जब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर बनाएंगे तो यस का प्रयोग कर देंगे तो हेल्प्स हो गया। तो देखिए ही हेल्प्स। और फिर इधर बढ़ेंगे, वह सहायता करता है, इतना हम बना दिए, वह सहायता करता है। और फिर इधर बढ़ेंगे तो किसकी सहायता करता है, निर्धन छात्रों की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, छात्र का जो वर्ड मीनिंग हम लिखे हैं यहाँ पे, निर्धन का मीनिंग होता है द पुअर। देखिए पुअर या रिच कभी भी आए तो उसके पहले द का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए द पुअर हो गया। बचा क्या, छात्रों, तो छात्रों के लिए लिखा गया स्टूडेंट्स। बचा क्या, इधर हम आएंगे तो क्या देकर, पुस्तकें देकर, तो पहले देकर। अब देखिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब भी किसी मतलब वर्ब में कर हुए करके आता है तो उस वर्ब में हम क्या लिखते हैं, आईएनजी लिखते हैं। और इस प्रकार से जब किसी के देने मात्र से अगर चीजें हो जाती हैं तो उसके पहले हम बाई का भी प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए देकर का मीनिंग लिखा गया है बाय गिविंग, क्या देकर, पुस्तकें। तो पुस्तकें का मीनिंग लिखा गया है द बुक्स। तो इस प्रकार से देखिए कितना सही तरीके से, कितना सटीक तरीके से मैं आपको यह पूरा ग्रामर और ट्रांसलेशन के जो भी क्वेश्चन थे, चाहे आसान हो या चाहे क्लिष्ट हो चाहे कठिन हो, उन सबको मैं बड़ी
सही तरीके से आपको भरसक बताने का प्रयास किया हूँ। इसी तरीके से मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए क्या कीजिए आप, पहली बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और